Okay, students, just let me share screen. अच्छा बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। वैसे हमने कहा कि लेक्चर नंबर 9 की यहाँ हेडिंग इसलिए है कि दरम्यान में हमारे 3 क्वेश्चन आंसर्स के सेशन थे। ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या फोकस है इस लेक्चर का? इस लेक्चर का फोकस है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं? आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने टेंसेस पढ़े और फिर अभी सेंटेंसेस आ गए हैं। देखो, टेंसेस क्या थे? टेंसेस थे, एक क्विक ओवरव्यू आपको मैं दे रही हूँ। टेंसेस क्या थे प्यारे बच्चों? टेंसेस ये थे कि आपने वर्ब की फॉर्म की बेस पर जुमलों को या सेंटेंसेस को डिवाइड किया हुआ है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि वो टेंसेस हैं। अच्छा, अब क्या है, अगर हम बात करें टाइप ऑफ टेंसेस की, टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, कि अब वो सेंटेंसेस वर्ब की बेस पर तो डिवाइड हुए हुए हैं, लेकिन बाकी किस बेस पर वो और डिवाइड हो सकते हैं, या उनकी कॉमन टाइप्स क्या हैं? तो इस लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। अगली चीज है हमारी वोकैबुलरी बिल्डिंग, जिस पे आप हर लेक्चर में मुझे कहते हैं कि मैडम हमने वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, कैसे करें? अब वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी होती है कि एक लैंग्वेज जो कि हम बोल रहे हैं, उस लैंग्वेज से हम कितने आप कह लो कि उस लैंग्वेज वो लैंग्वेज हमारे लिए कितनी सिमिलर तो नहीं हम कह सकते, वो लैंग्वेज हमें कितनी समझ आती है। उस लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं तो क्या हम उसमें डिफरेंट लफ्ज यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है। तो ये अब वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी इज काइंड ऑफ वास्टनेस, या वोकैबुलरी क्या है कि कितने ज्यादा लफ्जों के मीनिंग आपको आते हैं। दिस इज वोकैबुलरी। आप वोकैबुलरी को डेवलप कैसे करते हैं कि एक लैंग्वेज की कितनी वैरायटी को आप समझते हो। सादा, बहुत सादा अल्फाज में अगर हम देखें तो एक लैंग्वेज की कितनी वैरायटी को आप समझते हो, या कितनी तरह के लफ्ज आप उसमें बोल सकते हो, उसकी उस लैंग्वेज को आप कितना इन डेप्थ जानते हो, तो वो क्या होती है? उसे हम कहते हैं वोकैबुलरी। ठीक है। अब हमने देखना है कि वोकैबुलरी हमने कैसे इंक्रीज करनी है। ठीक है। अच्छा, अब उस वोकैबुलरी को जब हम इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे पढ़ेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं, और यूजिंग कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जिस सेटिंग में बात हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद आपको मैं 100 वर्ड्स की लिस्ट दूंगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आफ्टर दैट आप जब उन्हें देखोगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं या उनका मीनिंग क्या है, तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। अच्छा, अगली चीज क्या है? अगली चीज है हमारी फॉर्मल वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश है, कि हम किस तरह अपना ग्रीफ शो कर सकते हैं, या अपना गम हम किस तरह से शो कर सकते हैं इन अ फॉर्मल वे। अब अगर हम बेटा लिखने की बात करें ना, तो लिखने में हम कहते हैं कि ही इज स्नोबिंग, दैट पर्सन इज क्राइंग, और something, there are so many other words as well। लेकिन अब उसे बोलने में किस तरह हमने कहना है कि वी आर सैड, उसकी हम बेस देखेंगे कि किस तरह हम कह सकते हैं वी आर सैड। ठीक है। फिर एक रिमाइंडर के चीजें हम फॉर्मल बेस पे क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम नेटिव स्पीकर्स की तरह रिएक्ट कर सकें। उसके बाद हमारा डायलॉग है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस का। कल आप लोगों को मैंने एक क्रिएटिव सी एक्सरसाइज दी थी, लेकिन आप लोगों ने उस क्रिएटिव एक्सरसाइज को सिर्फ 4 लोगों ने किया। थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ वो एक्सरसाइज क्या थी। मैंने आपको कहा था कि आपने जो सुबह से लेकर शाम तक काम किया है, डेली रूटीन में जो भी बातें की हैं, जो भी काम किए हैं, उनके बारे में आपने मुझे बताना है, ताकि आपकी क्रिएटिविटी भी इनहैंस हो।
लेकिन आप लोगों ने बच्चों नहीं किया, कुछ बच्चियों ने किया, उन्होंने अच्छा किया। टेंसेस मैंने देखा है कि आप सबके टेंसेस जो हैं वो मेरी तरह के ही हैं, उन पे आप लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हो। अगेन कहूंगी, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़े हैं उन पे काइंडली अच्छे तरह से फोकस करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इन चीजों के बगैर इंग्लिश नहीं आती, वो वेदर रिटन हो वेदर स्पोकन हो, वो इनके बगैर नहीं आती। So okay, now I'm gonna open the file of today's lecture, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 है। Okay students, just give me a moment. Here you go. पहली चीज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा जी, हमने कहा जी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन सी हैं? डिक्लेरेटिव हैं, इंटेरोगेटिव हैं, इंपेरेटिव हैं और एक्सक्लेमेटरी हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो कि किसी कोई एक स्टेटमेंट हम दें। स्टेटमेंट देना क्या होता है? किसी चीज के बारे में इजहारे ख्याल करना इज स्टेटमेंट। या फैक्ट्स को एक्सप्रेस करें, या ओपिनियन या इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें। उसके बाद वो कहते हैं ये यूजुअली एंड विद अ पीरियड। पीरियड यानी कि फुल स्टॉप। The sun is shining. I like ice cream. She is talented musician. Interrogative sentences कौन से? Interrogative sentences are used to ask questions. इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें हम sentences को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वो interrogative sentences हैं। For example, what's your name? Did you finish your work, your homework? Where are you going? Question words use हो सकते हैं या एक्सिलरी वर्ब यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom। और इनका एंड किस तरह होता है? इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं भाई? जो कमांड देने के लिए इस्तेमाल हो। किसी को हम हुक्म दे रहे हैं, मेक रिक्वेस्ट, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उसे एडवाइस दे रहे हैं। अब वो कहता है कि ये एंड पीरियड से भी यानी कि फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकते हैं। ये हमारी टोन पे डिपेंड करता है। और इसमें ज्यादातर क्या यूज होता है? इसमें ज्यादातर सब्जेक्ट यू यूज होता है। ठीक है, लाइक यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, प्लीज क्लोज द डोर, स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से हैं? जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या सरप्राइज को शो करते हैं और ये एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, आई कांट बिलीव आई वोन, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। अच्छा, वो कहता है कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये तब तक वर्दी नहीं होते जब तक हम इन्हें डिफरेंट टाइप्स को आपस में मर्ज करें और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, सो इन टाइप्स को आपस में मिला के हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, एक बात करते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम वोकैबुलरी पे। बेटा, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी वोकैबुलरी होना जरूरी है। पहले वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था, जब हम फॉर्मल वेस भी पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि जी अगर हम हर एक को यो वेलकम, यो वेलकम, यो वेलकम कहते रहें तो चीजें क्या होंगी? बहुत बुरी लगने लग जाएंगी। सो इन रियल व्हाट इज वोकैबुलरी? वोकैबुलरी इज द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, कि आप उस लैंग्वेज के वर्ड्स की कितनी वैरायटी को समझते हैं।
It not only enhances your writing or speaking skill, but also improve your reading comprehension. सिर्फ स्पीकिंग और राइटिंग को इंक्रीज नहीं करती, वोकैबुलरी अच्छा नहीं करती, बल्कि आपकी रीडिंग स्किल को भी बेहतर करती है. What we will explore in this lecture, हम पढ़ेंगे strategies, learning new words, understand करेंगे synonyms और antonyms को, देखेंगे कि किस तरह context use करके आप एक unfamiliar word का meaning ढूंढ सकते हैं. अच्छा जी, वो कहता है कि वोकैबुलरी आप किस तरह से, स्ट्रेटजीज क्या हैं, किस तरह से बेटा इंक्रीज कर सकते हो. पहली चीज है रीड वाइडली, ज्यादा चीजों को पढ़ो. अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट भी पढ़ रहे हो तो आप उसमें से भी न्यू वर्ड्स को नोट करें और देखें कि कॉन्टेक्स्ट में वो लफ्ज किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं. देन इंगेज इन डाइवर्स जॉनरास एंड स्टाइल. जॉनरास क्या होते हैं? जैनरे नहीं पढ़ना इसे, ये इसे कहते हैं जॉनरा. सादा अल्फाज में डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर जो है वो जॉनरा है. नॉवल इज अ जॉनरा, पोएट्री इज अ जॉनरा, ड्रामा इज अ जॉनरा. ठीक है. और स्टाइल है राइटर का लिखने का मुख्तलिफ होता है कि वो एक चीज को किस तरह से डील कर रहा है. अब आप किस तरह पढ़ सकते हैं? रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, मैगजीन्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स. आपको कहा जाता है कि जी आप रोज जब अगर सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं तो रोज डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ें और उसके बाद अपना साथ उससे इंग्लिश के जो मुश्किल लफ्ज हैं उन्हें नोट करें और उसके बाद डिक्शनरी से कंसल्ट करें. डिक्शनरी से कंसल्ट करने का क्या फायदा होता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है. जब हमारे सामने कोई अनफेमिलियर वर्ड आता है तो हम इमिडिएटली रश करके उसका मीनिंग देख लेते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं और उसका यूजेज देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. और थेसारस हमारी हेल्प किस चीज में करता है? सिनोनिम और सिनोनिम्स फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है और जिससे हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है. यूजुअली सिनोनिम्स जो हमारी है एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, उसमें आगे ही पड़े होते हैं. सॉरी, आगे पढ़े नहीं होते, आगे लिखे होते हैं. लर्न रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स और सुफिक्सेस. अब वो कहता है कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको प्रीफिक्स और सुफिक्सेस का पता हो, रूट वर्ड्स का पता हो कि कौन से रूट वर्ड हैं और उनके साथ हम क्या लगाएंगे तो उनका मीनिंग बदल जाएगा. जैसे ऑनेस्ट जो है ये एक रूट वर्ड है, इसके साथ हमने डिस लगाया तो वो क्या बन गया? डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान. अच्छा, क्रिएट वर्ड लिस्ट. वो कहते हैं कि आप एक जर्नल बना लें या डिजिटल रिकॉर्ड बना लें, न्यू वर्ड्स जिन्हें आप देखो समझते हैं. आपको ना मैंने एक बात कही थी कि अगर आप एक किया करें कि दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें, जबरदस्ती घुसा के इस्तेमाल करें अपनी लैंग्वेज में, तो क्या होगा कि आपको उसकी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी. ओके. देन फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हो कि फ्लैश कार्ड, छोटे छोटे कार्ड्स बना लो, उसके एक तरफ आपने लफ्ज लिखा हो, उसके पीछे आपने उसकी डेफिनेशन लिखी हो या उसके अदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हो और उन्हें बार बार आप देखते रहो ताकि आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे. द सेकेंड वे इज टू अंडरस्टैंड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. सिनोनिम्स ऐसे लफ्ज होते हैं जिनका एक जैसा मतलब हो और उसके बाद हमें सिनोनिम्स हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं कि एक ही आइडिया या एक ही लफ्ज बार बार अगर हमने इस्तेमाल करना है तो वो उससे कवर अप करते हैं और हमें हमारी लैंग्वेज में वैरायटी लाते हैं जिससे हमारी लैंग्वेज इंगेजिंग हो जाती है. आपको पहले मैंने बताया था कि अगर आप एक बंदे के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट शी इज रियली ब्यूटिफुल एंड लुकिंग gorgeous in blue gown. अब अगर हम कहें शी इज ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन ब्लू गाउन, तो चीजें क्या होंगी? बुरी लगने लग जाएंगी. अच्छा, अब एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स का आपको मैंने बताया था कि वो ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि ऑपोजिट मीनिंग के साथ हों. फॉर एग्जाम्पल, हॉट एंड कोल्ड, ड्राई एंड वेट,
एंड यू कैन से कि अब जो हमने ऑनेस्ट की एग्जांपल की थी उसमें देखो जब डिस लग गया तो डिसऑनेस्ट बन के एंटोनिम बन गया। अच्छा बच्चों, अब कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि एक बात किस चीज के हवाले से हो रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, अब वो कहता है पे अटेंशन टू सराउंडिंग वर्ड्स, इर्द गिर्द के लफ्जों पर अटेंशन दें। लुक फॉर द क्लूज इन द सेंटेंसेस और पैराग्राफ दैट प्रोवाइड हिंट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड। वो कहता है कि उस पैराग्राफ को पहले पढ़ो, उस पैराग्राफ पे फोकस करो कि भाई इस लफ्ज का मीनिंग क्या है। देन आप यूजुअली उस लफ्ज को भी अंडरस्टैंड कर लेते हो कि एक वर्ड जो समझ नहीं आ रहा उससे आगे का सेंटेंस समझते हो, उसके बाद वाला सेंटेंस समझते हो, या उससे पीछे वाला सेंटेंस समझते हो, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसका मीनिंग अंदर से निकाल सकते हैं कि भाई हाँ आप इस लफ्ज का यही मीनिंग है। Another thing students, let me add one thing, कि जब हम पेपर करते हैं, सॉरी अगर मैं आज रुक के बोल रही हूँ तो इसे थोड़ा सा बेयर करें क्योंकि मेरे दांतों में दर्द है, तो थैक है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा रुक के बोल रही हूँ। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन का रट्टा लगा के गए हैं और वहां वो क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन में कोई लफ्ज लिखने को नहीं आता, मतलब उस लफ्ज के स्पेलिंग नहीं याद आ रहे, आप क्या करोगे? आप उस लफ्ज का मतलब आपको आता है तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में उसका ऑल्टरनेट वर्ड सोचेंगे एंड देन यू विल यूज दैट वर्ड। उससे क्या होगा कि आपकी एक तो मिस्टेक नहीं होगी कि आपने वो लफ्ज मतलब गलत लिखा है, और दूसरा उसका फायदा ये होगा कि आपके वैरायटी ऑफ लैंग्वेज आ जाएगी कि अगर आप एक दफा एक मीनिंग लिखेंगे, दूसरी दफा दूसरा मीनिंग लिखेंगे और थिंग्स विल बी बेटर। तो जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कटते हैं वो कटने खत्म हो जाए, स्पेशली इंग्लिश वालों के मार्क्स कटते हैं। आपको कहते हैं कि कॉन्टेक्चुअल सिग्नल्स को देखें, फॉर एग्जांपल ऑल्सो है, सिमिलरली है, इन कंट्रास्ट टू है, या इन अदर वर्ड्स है। तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं कि भाई इस चीज का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये होगा। कंसिडर वर्ड एसोसिएशन। वो कहते हैं कि अब आपने देखना होता है कि ये जो अननोन सा वर्ड है इसका पिछले वर्ड्स के साथ क्या कनेक्शन लग रहा है। आप उस कनेक्शन को आप कंसिडर करते हो तो आप यूजुअली मीनिंग गेट कर लेते हो। एनालाइज वर्ड फॉर्मेशन। अब आप देखते हो कि वर्ड किस तरह से बने हुए हैं, नाउन एडजेक्टिव किस तरह से साथ अटैच्ड है। ओके, सो वी हैव 10 minutes left students। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि what are 30 ways to show sadness or grief in English language. I am feeling down, I am feeling blue, I am feeling low, I am feeling melancholy, I am feeling heartbroken, I am feeling sorrowful, I am feeling dejected, I am feeling miserable, काबिले रहम लग रहा हूँ मैं, I am feeling devastated, I am feeling crushed, I am feeling despondent, I am feeling despondent, I am feeling forlorn, I am feeling heavy hearted। आप फीलिंग के बारे में बता रहे हैं इसलिए उसके साथ फीलिंग बार बार लग रहा है। आई एम फीलिंग ग्लम, आई एम फीलिंग disheartened, I am feeling somber, I am feeling pained, I am feeling grand, I am feeling inconsolable, I am feeling gloomy, I am feeling sorrow stricken, I am feeling crestfallen, I am feeling anguished, I am feeling desolate, I am feeling mournful, I am feeling defeated, I am feeling lonely, I am feeling teary-eyed, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। शिकस्त के एहसास ने उसके आंखों को धुंधला दिया था।
वो मुझे अब चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा, जब हम उसकी फर्स्ट ईयर में ट्रांसलेशन याद करते थे, वो जिसमें वो प्यारी सी बच्ची लड़ रही होती है अपने डॉक्टर के साथ और वो अपने टॉन्सिल्स नहीं चेक कराना चाहती. आई एम फीलिंग डिस्परेटेड यानी कि बहुत ज्यादा लो होना और आप बिल्कुल ही कुछ करने के काबिल नहीं है. आई एम फीलिंग चॉक्ड अप का वैसे मतलब क्या होता है कि जब आपके हलक में कुछ फंस जाए तो उसे कहते हैं चॉकिंग, लेकिन यहाँ चॉक्ड अप का मतलब है दैट पर्सन इज फीलिंग सैड. अच्छा, वो कहता है कि इमोशंस को हम क्यों कंसिडर करते हैं. इमोशंस को हम बेटा इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि आपके जो इमोशंस को कंसिडरेट किया जाता है. 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में से एक सी है कंसिडरेशन, कि आप किस तरह कंसिडरेट करके अपने उन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बाकी देयर इज अ लेसन इन फर्स्ट ईयर, तो उसमें एक बच्ची के बारे में बात हो रही है, दैट इज रियली 3 to 4 year or 5 year old kid. I am unable to recall. बड़े 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 दुख हैं आप लोगों के, अब मैं क्या कहूँ. ओके, अब यहाँ बच्चों डायलॉग जो हमने लिया है वो भी आज के हमारे टॉपिक से रिलेट करता है कि दो फ्रेंड्स हैं सारा और मार्क, वो बात कर रहे हैं स्ट्रेटजीज ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग के बारे में. हाँ जी, उसका नाम है यूज ऑफ फोर्स. मुझे याद आ गया है, लेसन का नाम है यूज ऑफ फोर्स. Sarah, hey Mark, I've been trying to improve my vocabulary lately. Do you have any tips or strategies for vocabulary building? Mark, absolutely, Sarah. Vocabulary building is a great way to enhance your language skills. I have got a few strategies that have been working for me. Firstly, reading extensively has been incredibly helpful. It exposes you to various words in different contexts. Reading का उसने बताया कि reading जो है वो different contexts में, different settings में एक ही लफ्ज का इस्तेमाल हमें बताती है. That sounds like good approach. What kind of material do you recommend? Well, I think it's important to read widely. You can start with novels, newspapers, magazines, or online articles that cover different topics or genres. It helps you to encounter new words and understand their usage. That makes sense. I'll definitely diversify my reading material. Diversify, diversity क्या होती है? Different species जब एक जगह पे इकट्ठी होती हैं या different species को हम कहते हैं कि वो उनकी diversity है, तो वहां से निकला है diversify my reading material. So do you have any other suggestion? Another useful strategy is using dictionary and thesaurus whenever you come across an unfamiliar word. Look it up in a reliable dictionary or understand its meanings and pronunciation and use it. Thesauruses are also great for finding synonyms and expanding your vocabulary. I've heard about using thesaurus, but I haven't utilized it much. I'll definitely incorporate that into my vocabulary building routine. Any other tip? Okay. Yes, learning word roots, prefix, suffix can really be helpful. Using these building blocks of words can give you insights into their meaning. You can explore common roots and fixes to decipher the meaning of new words more easily. That sounds intriguing. I'll definitely look into word roots, prefix, suffix, and it seems like a practical approach. Any other suggestion you can recommend? Keep word list vocabulary. Your journal has been effective for me. Whenever I come across new words, I jot them down along with their definition and simple sample sentences. It helped me review and reinforce my learning. That's great idea. I'll start my own word list and review it regularly. It seems like a fun way to track progress. Thank you for sharing these strategies, Mark.
You're welcome, Sarah. Remember, building vocabulary is an ongoing process, so be patient and consistent. With the time, your vocabulary will undoubtedly expand and you will become more confident in your language skills. I'm excited to embark this vocabulary building journey. Thanks again, Mark. I appreciate your guidance. No problem, Sarah. I'm glad you could help. Let's continue supporting each other's language growth. Good luck with your vocabulary building and feel free to reach out if you have any more questions. Absolutely, Mark. Together, we'll become vocabulary powerhouses. Thanks. Definitely keep in touch if I need further assistance. So that's all for today. If you have any question, you can ask. देखो, हम इसे कहते हैं कि कन्वर्सेशन में ना हमारे गैप्स होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा रुक के बोलते हैं. अगर हम रुक के ना बोलें तो रीडिंग की तरह पढ़ते रहे तो मेरा बेटा वो कितना बुरा लगेगा. दिस इज द रीजन हम गैप्स देते हैं. एनीथिंग एल्स? डेली रूटीन का डायलॉग नहीं आप लोगों ने भेजना. इतने आप लोग अच्छे हैं ना कि डायलॉग बना के मुझे भेज दें. अपनी डेली रूटीन आप लोगों ने सबमिट करानी है कि आज आप लोगों ने सारे दिन क्या किया. बेशक कुछ भी नहीं किया, आप लोग सोए रहे हैं, फिर भी एक रूटीन, जिस दिन कभी कुछ किया हो, याद हो बचपन में कभी आपने कुछ किया हो, तो वो रूटीन भेज दें. हाँ जी, अपनी रूटीन बतानी है मदीहा. ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.